तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना और स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्लास 9th की मैथ्स की एक टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद है इससे पहले मैंने तुम्हें समझाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें एक कंसेप्ट समझाया था। ये पूरा का पूरा उस कंसेप्ट पे चलेगा जो मैंने उस वीडियो में समझाया था, लेकिन क्योंकि ये पूरा नया चैप्टर है तो मैं शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पे वीडियो में कवर करवा दूंगा। ठीक है, उस वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो 9th क्लास की जो ज्योमेट्री है ना, 9th क्लास की जो मैथ्स है, 9th क्लास की मैथ्स जो बेटा हम पढ़ते हैं, ये फाउंडेशन होती है। मैंने बहुत पहले बताया था किसका फाउंडेशन है ये। फाउंडेशन जो हम 10th में पढ़ने वाली मैथ्स है, 11th में पढ़ने वाली मैथ्स है और 12th में पढ़ने वाली मैथ्स है। अच्छा, तो ये फाउंडेशन है, लेकिन इसके अंदर जब आप बुक खोल के देखोगे तो सबसे ज़्यादा पार्ट जो ये मैथ्स कवर करती है वो करती है ज्योमेट्री का। किसका? ज्योमेट्री का। अच्छा, बोलोगे सर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों ज्योमेट्री के ऐसा क्या है इसमें बुक में? बोलोगे सर एक टॉपिक देखा हमने जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी किसका टॉपिक है? ज्योमेट्री का। किसका है? ज्योमेट्री का, जो मैं आज कवर कराने वाला हूँ। अच्छा, एक टॉपिक देखा जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री। और ये भी किसका टॉपिक है? ज्योमेट्री का। फिर बोलोगे सर एक हमने टॉपिक देखा लाइंस एंड एंगल्स, ये भी किसका टॉपिक है? ज्योमेट्री का। फिर हमने टॉपिक देखा ट्राइंगल्स, ये भी किसका टॉपिक है? ज्योमेट्री का। फिर हमने देखा पैरेललोग्राम, ये किसका टॉपिक है? ज्योमेट्री का। हमने देखा सर्कल्स, और ये किसका टॉपिक है? तो सर ये भी किसका टॉपिक है? ज्योमेट्री का। एक बेटा एक चैप्टर है जो कि मेंस्ट्रुएशन और ज्योमेट्री का मिक्सचर है, वो कौन सा है? हीरोन्स फॉर्मूला, वो भी किसका टॉपिक है? ज्योमेट्री का। तो बेटा जो हम 9th क्लास की मैथ्स सीखते हैं ना, तो 9th क्लास की मैथ्स के अंदर बेसिकली कम से कम 75% क्या है? ज्योमेट्री है। ठीक है, और बाकी में हमने पॉलिनॉमियल नंबर सिस्टम देखा है। तो चले अपने टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। सिंपल सा फंडा है मैथ्स में, आखिर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत क्या पड़ी और आखिर होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपने तरीके से समझाऊंगा, कोई टीचर वैसे समझा नहीं सकता। समझा सकते हैं लेकिन सबका अपना तरीका होता है बेटा, और तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या तुमने नंबर लाइन सुनी है? मेरा क्वेश्चन है नंबर लाइन। क्या तुमने नंबर लाइन देखी है? अच्छा, बोले सर वही होती है कि लाइन जिसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहा हाँ, वाह बेटा, बहुत सही बात। हम जिस लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस लाइन को नंबर लाइन कहते हैं। अच्छा, कैसी दिखती है वो? कहोगे सर एक लाइन खींच दो, खींच दी, एरो का मतलब है आगे बहुत दूर तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रही है। इसके सेंटर को हम कहते हैं 0। ठीक, और इसको क्या कहेंगे? तो सर 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, ऐसे जा रही है। और इधर आता है -1 और 2। अच्छा, ये हमने छोटी क्लास में देख रखा है, इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। तो ये बताओ इस लाइन पे क्या क्या रिप्रेजेंट हो सकता है? इंटीजर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। क्या नंबर लाइन पे मुझे देख के बताओ, क्या फ्रैक्शन और डेसिमल हो सकते, मतलब रैशनल नंबर और डेसिमल हो सकते हैं या नहीं? बोलोगे उधर रख दो। हाँ, तो बोलोगे हो सकते हैं। कैसे बोलोगे? जैसे 1/2 है, इसको क्या कहते हैं? 0.5। 0.5 मतलब ये किसके बीच में आना चाहिए बेटा?
बोलोगे सर इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंट हो गई, या मैं इसको 1/2 कह सकता हूँ, हो सकता है। इसे क्या कहते हैं? नंबर लाइन। इधर नेगेटिव में चलती है, वहाँ पॉजिटिव में। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ कितने आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ क्या आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। ये समझ में आता है तुम लोगों को? तो ये चैप्टर भी समझ जाओगे। इसमें है ही क्या? अच्छा मुझे ये बताओ कि बेटा तुमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा, कोई एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे? एक वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे? दो वैल्यूज तो रिप्रेजेंट करोगे नहीं। मतलब मान लो तुम्हें पता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। मैं ज़्यादातर अपने हर लेक्चर में जो 9th क्लास को पढ़ाता हूँ उसमें बच्चों को ये बार बार इसलिए बताता हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल, क्योंकि बच्चे नहीं समझते। टीचर उनको अच्छे से बताता ही नहीं क्या होता है कांस्टेंट और वेरिएबल। और पूरे के पूरे बुक में क्या मिलेगा तुम्हें 9th क्लास के मैथ्स में? कांस्टेंट और वेरिएबल। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने 2 लिख दिया तो 2 ही रहेगा। अगर मैंने 3 लिख दिया तो 3 ही रहेगा। कोई बाप भगवान आके इसको 3 का 4 नहीं कर सकता अनटिल अनलेस मैं इसमें कुछ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ना करूं या मल्टीप्लिकेशन ना करूं। अच्छा वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू सेम रहती है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब जो वेरी करे। वेरी मतलब बदले। अच्छा ये तुम लोगों के पहला नाम का कैरेक्टर भी हो सकता है। मेरा नाम प्रथम है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, एस हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। कुछ भी मतलब आई डोंट नो इसकी वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता। लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि एक डब्बा है तुम्हारे पास और कोई पूछे कि बताओ इस डब्बे के अंदर क्या है, इसका नाम है पी, इस डब्बे में क्या है? क्या है? ये बॉक्स है। बोलो इस डब्बे में क्या है? बोलो सर नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। मान लो अंदर से चिड़िया निकला है, और मान लो इसके अंदर से बॉल निकला है, मान लो इसके अंदर से पेन निकला है। अच्छा अभी हमको नहीं पता, लेकिन बाय चांस जब आप आए ऊपर देखने बॉक्स को, तो किसी को देख लिया कि कोई इसके अंदर बॉल्स डाल रहा है। क्या डाल रहा है? बॉल डाल रहा है। कोई बंदा इसके अंदर बॉल डाल रहा है, और फिर आप वापस किसी ने पूछा इसके अंदर क्या है भाई, तो तुम क्या कहोगे? भाई बॉल है। अच्छा अब समझ में आ गया। क्या आ गया? कि बेटा अगर मैं p की वैल्यू कह दूँ 2, तो p की वैल्यू 2 ही रहेगी, कोई नहीं बदल सकता। कोई बंगाली बाबा इसे 3 नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आप अरिथमेटिक ऑपरेशन ना लगाओ, ऐड सब्ट्रैक्ट ना करो। तो p की वैल्यू 2 ही रहेगी। कब? जब मैंने कह दिया कि p बराबर है 2 के। ठीक, अगर मैं मान लो नहीं कहता कि p 2 के बराबर नहीं है, तो p की वैल्यू क्या होगी? बोलोगे सर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी आने कुछ भी। ठीक, तो ये समझ में आ गया। और अगर जैसे ही मैंने p की वैल्यू 3 कह दी, तो p की वैल्यू 3 हो गई, अब 4 नहीं हो सकती। चलो, तो ये जो नंबर लाइन है, अगर मैं किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो बोलो मैं इस पे p की वैल्यूज़ दिखाना चाहता हूँ। अब p की वैल्यू हमें तो पता नहीं है। p की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो मैं 3 लिखूँगा। p की वैल्यू -2 भी हो सकती है, मैं -2 डालूँगा। लेकिन नोट करने वाली बात क्या है कि नंबर लाइन पे हमेशा एक वेरिएबल रिप्रेजेंट होता है। क्या मतलब? ये लाइन में गौर से यहाँ पे नोट की तरह लिख देता हूँ, और तुम लोग गौर से सुनो। क्या लिख भी लेना, मैथ्स का कंसेप्ट है ये, तो कंसेप्ट हमेशा भूलता नहीं है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैथ्स समझ में आ जाती है, तो मैं कोई डाउट नहीं रहता।
चलो मैंने क्या बोला, अ सिंगल नंबर लाइन कैन ओनली रिप्रेजेंट वन वेरिएबल। समझे कि एक नंबर लाइन सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखा सकती है। अच्छा समझ गए, वेरिएबल समझ गए। मान लो अगर ये नंबर लाइन P दिखा रही है तो ये नंबर लाइन Q हम इसको यूज़ हम ऐसा नहीं है वो दिखा नहीं सकती, ऐसा है कि अगर ये मैंने P के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना तो ये नंबर लाइन Q के लिए यूज़ नहीं करूँगा या किसी और वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं करूँगा। ये लाइन रिजर्व हो गई सिर्फ P वेरिएबल के लिए। अच्छा इतना समझ गए। अब इस नंबर लाइन की प्रैक्टिकलिटी देखते कि प्रैक्टिकल में कैसी होती है नंबर लाइन और हम क्यों ऐसे लिखते हैं। धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ते जा रहे अपन। जब तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि एक नंबर लाइन पे सिर्फ हम एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं तो धीरे धीरे समझ जाओगे। फिजिक्स में तुम लोगों ने या साइंस में पढ़ रखा होगा डिस्टेंस। क्या पढ़ रखा होगा? डिस्टेंस। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ नंबर लाइन का। तो डिस्टेंस को कोई भी वेरिएबल कह सकता हूँ कि डी है ये। अच्छा कितने वेरिएबल है मुझे डिस्टेंस बताना है, एक वेरिएबल है। नंबर लाइन कितनी चाहिए? एक। ये बना दी नंबर लाइन। अच्छा तुमसे कहे हमेशा जहाँ से बंदा स्टार्ट कर रहा है जर्नी अपनी, वो हमेशा जीरो होता है। जीरो क्यों? जीरो को बेटा बोलते हैं रेफरेंस किसी भी चीज़ का। आप नंबर 5 कह रहे हो मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 जो है जीरो के 5 कदम आगे, यही तो है। आप 6 कह रहे हो तो वो जीरो के 6 कदम आगे, और आप माइनस का 6 कह रहे हो तो वो जीरो के 6 कदम पीछे है। हर चीज़ में किसी चीज़ को रेफरेंस मान के हम वैल्यू निकालते हैं तो उस नंबर को क्या कह देते हैं? रेफरेंस। और हमेशा हमेशा हम कोशिश करते हैं कि रेफरेंस किसको ले? ज़ीरो को। तो ज़ीरो को ले लिया। और मैथ्स में 99% हम किसको रेफरेंस मानते हैं? ज़ीरो को। क्योंकि ज़ीरो को रेफरेंस मानने से कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। अच्छा तुमसे कहे कि भाई ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन, कहता है कि 200 मीटर चला 200 मीटर। मैं कह सकता हूँ कि ये 100 है, इसके अंदर और होंगे, मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया। ये 200 है, ये 300 है, ये माइनस का 100 है, माइनस का 200 है, माइनस का 300। अच्छा वो 200 मीटर चल गया, मतलब कहाँ खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है। अब क्या है कि भाई अब वो वहाँ तक गया और वापस दौड़ के आ गया 300 मीटर। अच्छा वापस 300 मीटर दौड़ के आया तो कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 200 माइनस का 300, यही होगा। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है नंबर लाइन। मैंने क्या बोला था? एक वेरिएबल को एक ही नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेगी। बोलोगे सर कितना हुआ? 100 माइनस का, तो देखो 100 100 100 कितना हो गया? गिन लो, यहाँ पे आके खड़ा हो गए। अच्छा अब हमने रेफरेंस ये माना था, मतलब ये समझ सकते हो कि ये कितना है? 0 से 100 कदम 100 मीटर पीछे है। मतलब अब हम जहाँ पे खड़े थे उससे 100 कदम पीछे आ गया है। ये जीरो रेफरेंस मानने का ये मीनिंग है। और ये समझ गए कि नंबर लाइन कैसे यूज़ कर रहे अपन। अच्छा नंबर लाइन और कैसे यूज़ हो सकती है?
बोलोगे सर किसी की लेंथ नापनी हो तो भी क्या वेरिएबल कितने, बोलोगे सर वेरिएबल हुए कितने, बताओ बताओ कितने, एक ही तो वेरिएबल हुआ, बोलो सर क्या, लेंथ। वेरिएबल कितना, एक। नंबर लाइन कितनी, एक। इसको ये ना कह के आप सेंटीमीटर में कह सकते हैं लेंथ। अच्छा मान लो कि ये लंबाई में है, सिर्फ लंबाई है, इसकी कोई हाइट विड्थ नहीं है, तो मैं कहूँगा कि ये कितना हो गया, कुछ हुआ होगा, बोल देना कि इतना सेंटीमीटर हो गया ये नाप के। बोलोगे सर ये है हमारा, सेंटीमीटर में नाप रहे हो ना, 15-20 ऐसे ले लेते हैं, सही रहेगा। -15 -20 -25। बोलोगे सर यहाँ ऐसे, तो यहाँ माइनस का कैसे, लेंथ कभी माइनस में होती है क्या, बोलो सर नहीं होती। तो इसको मिटा के सिर्फ नंबर लाइन कहाँ तक कर सकते हो, 0 से ही स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा 0 के इधर नहीं जा रही तो इसलिए मैंने यहाँ पे एरो नहीं लगाया। मैथ्स को कंसेप्ट से पढ़ो बेटा, सब समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अच्छा ये 15 सेंटीमीटर मान लिया मार्कर मैंने, तो मार्कर की लेंथ हो गई इतनी, रिप्रेजेंट हो सकता है। एक स्केल हो, उसकी लेंथ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर, कहीं यहीं कहीं आएगा वो स्केल इतना ही आएगा। तो ये समझ में आ गया तुम्हें कि ये है। अब इक्वल डिस्टेंस लेना चाहिए, हमने इक्वल डिस्टेंस नहीं लिया है, ठीक। तो एक नंबर लाइन पे मैं उसकी लेंथ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस नंबर लाइन पे अब मैं डिस्टेंस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा अब ये लेंथ हो गई, अब बताओ मुझे एक और चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, वो है इसकी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। अब कैसे करूँगा, बोलो सर आपने बताया कि लेंथ सेम यूनिट होती है इसकी भी, सिर्फ ये चौड़ाई है ये लंबाई है। अच्छा तो सेम यूनिट होती है पर आप इसको इस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक नंबर लाइन किसके लिए यूज़ होगी, हमेशा एक वेरिएबल की। तो मैं कह सकता हूँ एक और नंबर लाइन बना दूँ, कहो सर बना दो, बना दी, ठीक। और इस पे ब्रेड्थ रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक। ब्रेड्थ रिप्रेजेंट करती ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें कुछ भी ले सकता हूँ, ब्रेड्थ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव ही रहेगी। अच्छा ये बताओ कि इसकी अगर लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसा सा कुछ आ गया मार्कर हमारा, और यही मार्कर है हमारा, ठीक है। और अब मैं कहूँ कि एक इसकी हाइट भी है, क्या है हाइट, वो तुम्हें दिखेगी नहीं। हाइट हो गई बेटा कि ये क्या है हमारा, ये नहीं लेते, इसकी बात करते हैं। ये हमारा क्या है लंबाई, ये हमारी क्या है चौड़ाई, और ये ऊपर कितना है हमारा, ये है हमारी हाइट। तो ये हो गई ये लंबाई, चौड़ाई, और ये हमारी ब्रेड्थ। तो मैं 3 नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगा। अगर हाइट भी आ गई तो मैं किस में करूँगा, ऐसे 3rd नंबर लाइन ले आऊँगा, इसको कहूँगा क्या ब्रेड्थ। अब ये गौर करने वाली बात है, ये लाइनें आपस में 90 डिग्री बना रही है। अब दिख नहीं रहा होगा 90 डिग्री, ये वाली लाइन कैसे बना रही है, तो 90 डिग्री दिख नहीं रही, तो सर ऐसे बना रही है ये, ऐसे ये 90 डिग्री और एक लाइन ऐसे। अब कैसे दिख रही है, 90 हो गई तीनों आपस में, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सब एक साथ 90 डिग्री में है, ठीक। तो ये हो गई हमारी हाइट, ब्रेड्थ। और यहाँ पे कुछ ले लिया हमने 5, 6, 7, 8।
अब ये भी नेगेटिव में नहीं होती है। अब जब यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे 5 को तो ये कुछ ऐसा सा बनेगा, बन गया, रिप्रेजेंट हो गया। बोलेगे सर एक चीज़ नोटिस करी होगी तुमने, जब हमने सिर्फ लेंथ ली थी तो हम सिर्फ एक लंबाई बता पा रहे थे। इसे कहते हैं वन डायमेंशन। क्या कहते हैं? वन डायमेंशन। आपने कितनी डायमेंशन ली किसी भी चीज़ की? एक डायमेंशन ली, सिर्फ लेंथ ली। 1D क्या होता है हमारा? जब आप किसी लाइन को ड्रॉ करते हो ना पेपर पे, वो एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो उसको हमने रिप्रेजेंट किस पे कर सकते हैं? एक सिंगल नंबर लाइन पे। अब आप एक शीट ऑफ पेपर लो जो है स्क्वायर, उसको आप इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बन गया स्क्वायर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का, ठीक। तो ये हो गया 2 डायमेंशन, ये हो गया 1 डायमेंशन, ये हो गई 1 नंबर लाइन, ये हो गई 2 नंबर लाइन। अच्छा, इसकी क्या डायमेंशन है? लेंथ और ब्रेड 2 डायमेंशन है ना, तो ये हुआ 2D। इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है लेंथ, इसलिए एक ही नंबर लाइन लगी। अच्छा, मुझे एक 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करना है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये हो गया 3 डायमेंशन। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी नंबर लाइन लगेगी? बोलो सर 1 2 3 नंबर लाइन लगेगी। तो ऐसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ना बोलोगे सर थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आ रही है लेकिन पूरी नहीं आई। तो पूरी आएगी कैसे? पूरी आएगी जब मैं तुम्हें यही वेरिएबल का कंसेप्ट अब दो वेरिएबल के हिसाब से बताऊंगा। 2 वेरिएबल में थोड़ा लेके जाएंगे तुम्हें। बेटा हमने एक चैप्टर देखा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें भी ये चीज़ यूज़ करी थी हमने तुम्हें बताने के लिए। यहाँ भी तुम्हें बता देंगे। ज़्यादातर आप 10th क्लास में देखोगे जो मैंने बताया था, पर ठीक है। देखो एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, आप 2 वेरिएबल लोगे, मान लो एक x है और एक y है। हर एक वेरिएबल को मैंने बताया एक नंबर लाइन चाहिए, तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नंबर लाइन ले ली जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव x यहाँ पे आएगा, नेगेटिव x यहाँ पे आएगा। अच्छा, बीच में क्या होता है? रेफरेंस 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, y को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमने नंबर लाइन ले ली। अब y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, कोई वैल्यू। तो पॉजिटिव y यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा। तो सर ये हुआ 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अच्छा, अब ना मुझे ये बताओ देख के कि मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसमें, यहाँ पे कोई x और y की वैल्यू आएगी। वहाँ पे देखा था हमने, लेंथ ली थी और ब्रेड्थ ली थी, उसको कैसे रिप्रेजेंट करा था कि 15 बाय 15 की हो गई, 1 बाय 1 की हो गई। तो मान सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है, मान लो कि x की वैल्यू दे रखी है तुम्हें 2 और y की वैल्यू 3। अच्छा, कि अगर ये है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? बोलो सर x की वैल्यू 3 तो ये हो गया, और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 ये हो गया, y की वैल्यू 3 ये हो गया। अब बताओ सर आपने तो अलग अलग रिप्रेजेंट करे हैं दोनों, एक साथ रिप्रेजेंट क्यों नहीं करे? ये है हमारा x बराबर 2, यह है हमारा x बराबर 3। क्यों बेटा? x बराबर 3 ये पूरी की पूरी लाइन को कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हर एक पे y बराबर 3 ये पूरी लाइन को कह सकता हूँ, क्योंकि हर एक पे x की वैल्यू तो कुछ भी y से मतलब नहीं है।
y की वैल्यू 3 होनी चाहिए। y की वैल्यू 3 कहाँ है? ये पूरी लाइन पे है, ये पूरी की पूरी लाइन y बराबर 3 है। सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, नोट करने वाली बात है ये पूरी की पूरी लाइन तुम्हें बताएगी कि y बराबर क्या है? 3 है। ठीक, और ये पूरी की पूरी लाइन क्या बताएगी तुम्हें? कि x बराबर 2 है। पूरी की पूरी लाइन पे x बराबर क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। जब इतना देख सकते हो तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y बराबर 3 को, हो गया, और x बराबर 2 को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, अब छोड़ दो, बोलो हमने सर कर दिया रिप्रेजेंट, पर बोलोगे सर हमने तो बुक में पढ़ा है थोड़ा बहुत चैप्टर, वो तो यहाँ पे पॉइंट बनवाएगा। बेटा पॉइंट कब आता है, ये भी सोचने वाली बात है। मान लो मैं तुमसे कहूँ x बराबर 2 है और y बराबर 3 है, इन दोनों को रिप्रेजेंट करो, इसको और इसको रिप्रेजेंट करो, तो तुम करोगे ऐसे कि ये हो गया y बराबर 3 और ये हो गया x बराबर 2। ठीक, लेकिन कोई तुमसे कहे कि 2,3 को रिप्रेजेंट करो, तो जब ये कोई कहता है ना कि 2,3, तो वो होता है बेटा ये पॉइंट जहाँ पे x बराबर 2 हो और y बराबर 3 हो। अच्छा, अब ना एक छोटी सी अपना दिमाग खोल के बैठो और ये सोचो कि भाई जब सर ने लिखा ये तो सर ने लाइन बना के रिप्रेजेंट किया, और जब सर ने लिखा ये तो सर ने पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया। तो मुझे ये बताओ कि बेटा ये पॉइंट क्या कह रहा है? ऐसी जगह जहाँ पे x की वैल्यू हो 2 और y की वैल्यू हो 3, ये कह रहा है वो जगह पूरे के पूरे प्लेन में सिर्फ और सिर्फ ये जगह है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं। मुझे ये बताओ कि x बराबर 2 और y बराबर 3 जब बोला तब ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया? बोले सर y बराबर 3 जो है ना वो ये लाइन है, पूरी की पूरी लाइन, सिर्फ अकेला ये पॉइंट को तो y बराबर 3 कहूँगा नहीं, यहाँ पे भी तो y बराबर 3 है, देखो y बराबर 3 है या नहीं। यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा 1,3, यहाँ पे भी y बराबर 3 है, यहाँ पे भी आ जाए 4,3, यहाँ भी y बराबर 3 है। यहाँ देखो यहाँ पे x बराबर 2 है कि नहीं? बोलोगे सर है, तो है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नहीं है x बराबर 2, हर जगह है। तो ये पूरी की पूरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है y बराबर 3 को, ये कर रही है x बराबर 2 को, इसलिए ऐसे बनाई। जब पॉइंट बोला तब ऐसे बनाई। अच्छा, और कब कैसे बना सकते हो? मान लो मेरे को इक्वेशन दे रखी हो ये दो इक्वेशन दे रखी है। ठीक, अब इन दो इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल से, या इन दोनों को ऐड कर दो तो बचेगा क्या? 2y बराबर 6, y बराबर 3 आएगा, और y की वैल्यू 3 डालोगे इसमें तो x प्लस 3 बराबर 5 और x की वैल्यू 2। अब ये बताओ कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 किसके सॉल्यूशन है? बोलो सर इन दो इक्वेशन के सॉल्यूशन है। जब किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन के रूप में ये दोनों चीज़ें आ रही है ना, तब भी आप क्या बनाओगे? गौर करने वाली बात है, तब भी आप क्या बनाओगे? ये पॉइंट, लाइन नहीं बनाओगे, क्योंकि आप वो चीज़ देख रहे हो कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे x की बराबर 2 हो और y बराबर 3 हो इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। तो वो ये पॉइंट है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी लाइन इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू 3 पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और y की वैल्यू 3 है, दिखा देता हूँ, x की वैल्यू 2 ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। ये इक्वेशन यही तो कह रही है। अगर मैं y की वैल्यू कुछ और ले लूँ, मतलब y की वैल्यू 3 ली लेकिन x की वैल्यू 1 ले लूँ, तो ये तो 4 के बराबर आ गया। देखो 4 के बराबर आया या नहीं? इसमें देखो किसके बराबर आया है? 7 के बराबर आया। लेकिन हमें तो ऐसा ही पॉइंट चाहिए जहाँ x और y मिलके 5 हो जाए और y माइनस x बनाता है 3।
ऐसा कौन सा पॉइंट है? बोलो इन दोनों पे ये दोनों ऐड होके 5 बन रहे हैं और 3 में से 2 हटा दो तो 3 बन रहा है। इस वजह से जब हम किसी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन या कोई भी इक्वेशन के सॉल्यूशन देखते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपसे इंडिविजुअल दिया गया कि x बराबर 2 बताओ, y बराबर 3 बताओ, तो y बराबर 3 है ये, x बराबर 2 है ये, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, उसके अंदर कंडीशन थी कि x प्लस वाई की वैल्यू 5 होनी चाहिए और y माइनस एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ऐसा तो यही पॉइंट है सिर्फ, पूरे के पूरे उसमें अपन ने निकाल के भी देखा और यहाँ पे भी देख लिया, ठीक। इस जो प्लेन तुमने देखा ना, ये प्लेन क्या होता है? ये चीज़, फैली हुई चीज़, इस प्लेन को कहते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या कहते हैं बेटा? कार्टेशियन प्लेन। मुझे देख के बताओ, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे दोनों की दोनों नेगेटिव है कि नहीं? यहाँ y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव। और यहाँ दोनों की दोनों पॉजिटिव है। बेटा इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्से प्लेन के। क्वाड मतलब 4। पहला क्वाड्रेंट होता है ये, दूसरा होता है ये, तीसरा होता है बेटा ये, चौथा होता है ये। आगे समझ? अब बेटा हम क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के, और सारे के सारे तुमसे हो जाएंगे, इतना मेरे को पता है। बहुत से तो ऐसी बाहियात से भी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में, कोई मतलब नहीं उनका, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। अच्छा बेटा ध्यान रखना, जो हमने पॉइंट लिखे थे ना, जैसे -3, अभी हमने देखा था कि x बराबर 2 था और y बराबर 3 था। ये जो पॉइंट लिखा था, कोई भी पॉइंट जो हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, कोई भी पॉइंट x y z कोई भी पॉइंट होता है, x y हमने रिप्रेजेंट करा था, तो इन पॉइंट को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। थोड़ी और बात कर लेते, थोड़ी सी और। इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये चैप्टर है छोटा सा, बट अपन को थोड़ा बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अच्छा आपने ज्योग्राफी पढ़ी है? बोले सर हाँ पढ़ी है। आपने पृथ्वी देखी कैसी होती है? बोले सर ऐसी होती है, टिल्टेड होती है। पृथ्वी को ना ऐसे ना देख के ना, अभी ऐसे देखते थोड़ा सा ऐसे, ठीक। पृथ्वी पे जीपीएस देखा, सुना आपने? जीपीएस क्या करता है? जो अपन गूगल मैप पे देखते हैं वो आपके क्या निकालता है? लोकेशन निकाल के देता है। अब वो कैसे लोकेशन निकालता है ये समझो, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करता है। बोलो सर कैसे? बेटा तुमने लैटिट्यूड पढ़े ज्योग्राफी में? लैटिट्यूड क्या होते हैं? ये हमारा इक्वेटर को 0 डिग्री कहते हैं। उसके बाद जितना चलते चले जाओ, सेंटर से डिग्री नापते चले जाओ, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे 90 डिग्री कर करके लैटिट्यूड्स बनते जाते हैं ऐसे, ठीक। ये होते हैं लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस। यही बेटा जो परपेंडिकुलर लाइंस होती है ना, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड नापता हमारा क्लाइमेटिकल जोन्स। थोड़ी ज्योग्राफी पे जा रहे हैं, ज्योमेट्री से अपन क्लाइमेटिकल जोन्स देखता है लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल लाइन्स है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो हमारा टाइम देखता है। इंडिया का अपना कोई लॉन्गिट्यूड है, ये होता है हमारा वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट से वेस्ट तक ये 0 डिग्री होता है लैटिट्यूड का, और ये 0 डिग्री होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का, ये लैटिट्यूड का। ये होता है टाइम देखने के लिए। क्या देखने के लिए? टाइम देखने के लिए। जब हम किसी भी पॉइंट पे होते हैं ना,
मान लो अपन दिल्ली में हैं, दिल्ली में, तो दिल्ली का अपना एक लैटिट्यूड होगा, अपना लॉन्गिट्यूड होगा और एक कोऑर्डिनेट बना रहा होगा जिस पे हम क्या दिखाएंगे, लैटिट्यूड कॉमा लॉन्गिट्यूड, 2 डायमेंशन दिखेगी उसमें। इसको क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट, मैंने बताया था। तो जब भी जीपीएस आप खोलते हो ना, वो आपका ना एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है। ये होता है नॉर्थ या साउथ में, ये होता है ईस्ट या वेस्ट डिग्रीज में, ठीक। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ पे, किसी भी जगह आप जहाँ खड़े हैं उसकी पोजीशन बताना ना, वो काम भी किसका है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम है। किसका काम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोई चीज़ किसी घर में कहाँ रखी है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताएगी, पृथ्वी पे कहाँ है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताएगी आपको, ठीक। इस वजह से हम एग्जैक्ट लोकेशन नाप सकते हैं। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई दिल्ली से आगरा तक की दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर समथिंग। ये सब किससे पता चला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम बता दिया मैंने। बोलता है हाउ विल यू डिस्क्राइब अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि एक टेबल है, क्या है, टेबल। पूछेगा आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसके अंदर, कि लैम्प कहाँ पे रखा है, लैम्प कहाँ पे रखा है। बोलोगे सर वो कैसे रिप्रेजेंट करोगे तुम, कह सकते हो कि ऐसे कर सकते हो कि इसकी जो वो है, इसको साइड को ऐसे मान सकते हैं अपन, ऊपर से देखें तो, और हर एक उसको डिवाइड कर दो रोज एंड कॉलम्स में, और देखो कि लैम्प किस उसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, किस रो किस कॉलम में आ रहा है। तो हम उसी को क्या कहेंगे, किसी को बताएंगे तो बोलो 1 2 3 4 5 5th कॉलम सेकंड रो में है, और हर एक रो का क्या दे दोगे, कितने कितनी दूरी पे। बोल दो कि सर ये 5 मीटर की टेबल है, 5 मीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 3 फीट की टेबल है या फिर 5 फीट की टेबल है, तो हर एक फीट पे एक कॉलम बन रहा है। और इधर बोल दो कि सर 4 फीट है, तो 4 रोज हैं, 5 कॉलम है, बता दो कितना है, कहाँ पे है ये, ऐसे बता सकते हो। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, these 2 roads are north and south and east and west direction. All the other streets of the city run parallel to these roads and ये एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सरसाइज है 3.1। कहता है all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, सेकंड क्वेश्चन की लाइन पढ़ोगे ना तुम्हें क्वेश्चन आधे से ज़्यादा वहीं समझ में आ जाएगा। क्या कहता, कोई एक सिटी है, क्या है, सिटी है, और हम इस बोर्ड को ही अपनी क्या मान लेंगे, सिटी। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे ये बताओ बेटा, मैंने इसको सिटी माना है। क्वेश्चन कहता है कि 2 रोड्स हैं, मेन रोड्स, जो एक दूसरे को कट कर रही है सेंटर पे, ठीक है। तो मैं बना दूँ 2 रोड्स, ये आ गई रोड, ठीक, ये आ गई रोड, बन गई रोड। फालतू के क्वेश्चन है बेटा, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट देख लेते हैं एक बार।
कहता है कि एक रोड आ रही है नॉर्थ से साउथ और एक आ रही है वेस्ट से ईस्ट, ठीक। अब हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन कहता है कि उसमें हर एक में ना 5 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन में है और जो स्ट्रीट्स जो है ना वो पैरेलल में है। बोले सर स्ट्रीट क्या होता है? स्ट्रीट देखिए आपने, स्ट्रीट्स रोड्स होती है, पतली गलियां, ठीक है। हर एक स्ट्रीट 200 मीटर अपार्ट हैं, हर एक सेंटीमीटर को 200 कह रहा है वो। कहता है 200, ये कितना हुआ 400, 500, वो सॉरी 600, 800 और 1000, ठीक। ऐसे ही 200, 400, 600, 800, 1000। ऐसे ही यहाँ पे भी 200 कह सकते, 200, 400, 600, 800, 1000। बेटा ये जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं मिलेंगे तुम्हें, बोर्ड के पेपर में, बट अपन कराएंगे। माइनस का लिख सकते हो इसे, ठीक। इसे क्या है, माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, माइनस का 1000। अब इसको लाइंस बना दो, बन गई लाइन, ये बन गई स्ट्रीट। हर एक लाइन में, हर एक डायरेक्शन में स्ट्रीट्स हैं। ये स्ट्रीट मतलब गलियां, हर एक डायरेक्शन मतलब नॉर्थ से साउथ भी होगी, ये नॉर्थ साउथ वाली हो गई या ईस्ट वेस्ट वाली हो गई। तो ये कौन सा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और हमारी मेन रोड्स हो गई और ये स्ट्रीट्स हैं, ठीक है। हर एक में 5 स्ट्रीट्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। अच्छा, बोलते हैं कि जो फिफ्थ स्ट्रीट है और जो सेकंड स्ट्रीट है रनिंग टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ पर जाने वाली कौन सी स्ट्रीट? नॉर्थ साउथ वाली ये बोला सेकंड स्ट्रीट है। सेकंड स्ट्रीट मतलब क्या होगा? बोलोगे सर सेकंड स्ट्रीट होगी ये स्ट्रीट जो जा रही है, ठीक। तो उसे पेन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेकंड स्ट्रीट गोइंग टू नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ये है। कहता है कि फिफ्थ इन द ईस्ट। फिफ्थ कौन सी होगी? ये सेकंड है, कह सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और हर एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 मीटर को, 1 यूनिट, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये 1 2 3 4 5 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया, यहाँ से सेकंड स्ट्रीट और यहाँ से फिफ्थ स्ट्रीट ये हो गई, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2,5 से यहाँ पे मीट करेंगी। कौन सी जगह है ये? बोलोगे कहाँ? 500 मीटर नॉर्थ और 1000 मीटर नॉर्थ, 1000 मीटर नॉर्थ मतलब 5 × 200 मीटर नॉर्थ और 2 × 200 मतलब 400 मीटर ईस्ट। डायरेक्शन आ गई। ऐसे ही कहता बताओ कि ये कहाँ है? 4,3। बोलो 4,3 कहाँ है? बोलो 4 ये रहा, 3 ये रहा, यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा ये कोऑर्डिनेट। बोलोगे क्या? 4 × 200 यानी 800 मीटर,
कॉमा 600 मीटर, ये हुआ ईस्ट डायरेक्शन में, ये हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में। और 3,4 ये रहा 600 मीटर ईस्ट और 800 मीटर नॉर्थ, ये हमारा 3,4। कितना आसान था रिप्रेजेंट करना, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया। चैप्टर एक्सरसाइज हो गई फिनिश। ये चलो एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज देखें। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। एक बार डस्टर गंदा हो जाता है ना, फिर उससे इरेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो देखते हैं। कहता है एक्सरसाइज नंबर 3.2, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का आंसर बताना है। बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल बेटा जो ये हमने बनाया था ना, इसे क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और जीरो रेफरेंस था इसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। एक बार रिवीजन के लिए बता दिए कंसेप्ट, और यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ये माइनस वाई, ये माइनस का एक्स। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक नाम याद रखना, इसे कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। क्वेश्चन एब्सिसा भी बोल सकता है, एक्स एक्सिस भी बोल सकता है, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ठीक, जब ये नाम समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 1 कह दोगे। क्या बोलता है, राइट द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दिख रही है तुम्हें, बोलोगे सर ये वाली, इसको क्या कहते हैं, एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा। और इसका क्या, इसको और क्या कह सकते हैं, एक्स एक्सिस। ठीक, अब बोलो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, बोलो वर्टिकल लाइन को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और इसको क्या कह सकते हैं, वाई एक्सिस। ठीक, कार्टेशियन प्लेन में इसको क्या कहते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन है, इसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन बता रखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। हर एक लाइन के हर एक पार्ट का क्या नेम है वो पूछ रहा है। बोलोगे सर क्या, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसे कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, समझ गए, क्या कहते हैं इसे, क्वाड्रेंट कहते हैं। यहाँ पे x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। अच्छा, दोनों नेगेटिव कहाँ पे, यहाँ पे, और दोनों पॉजिटिव कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे y पॉजिटिव, x नेगेटिव, ओह सॉरी, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। ठीक, चलो कहता है थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। बोलो इसको क्या कहेंगे, नेम जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हो उसे क्या कहते हैं, बोलोगे सर उसे कहते हैं ऑरिजिन। क्या कहते हैं, ऑरिजिन, या जीरो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ऑरिजिन। समझ गए, अगला चले अगले क्वेश्चन पे। एक उसने फिगर दे रखी है, ठीक, वो फिगर मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन मैंने तुम्हें बता दी, जीपीएस में यूज़ होता है, लोकेशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, या किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट का यूज़ किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इसका,
कि एक फिगर दे रखी है तुम्हें, क्या दे रखी है, फिगर, उसमें बनाए हुए हैं हर एक लाइन ये बनी हुई है, यहीं दिखा देते तुम्हें। बोलो 0 1 2 3 4 5 6, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6, 1 माइनस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 6, 1 2 3 4 5 6। बोलो ये क्या, बोलो एब्सिसा एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, नेगेटिव y माइनस का x। ठीक, पूछता है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछता है, ये यहाँ पे b दिखा रखा है, बता b का कोऑर्डिनेट क्या है। बोलोगे सर x बराबर क्या है, ऐसे लिखते हैं x, y, इस फॉर्म में होता है। x बताओ कितना, -5, और ये कितना 2, तो ये हो गया b का कोऑर्डिनेट। अच्छा पूछ रहा है कि बताओ c का कोऑर्डिनेट क्या है। लो c कहाँ है, बोलोगे यहाँ पे c है कहीं इधर। बोलो क्या दिख रहा है, बोलो x की वैल्यू 5 दिख रही है सर, और y की वैल्यू -5 दिख रही है। ठीक, अब बोलता है कि बताओ ऐसा कौन सा पॉइंट है जो -3 और -5 रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे उसने एक पॉइंट बना रखा है, बोले ये -3 और -5 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका नाम दे रखा है उसने ई पॉइंट, तो आंसर आएगा ई पॉइंट। अच्छा फिर उसने पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2, -4, 2, -4 यहाँ आएगा, और इसको क्या रखा है उसने, क्या, जी पॉइंट। ठीक, अच्छा वो पूछता है कि एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी का एब्सिसा क्या है। डी पॉइंट उसने दिखा रखा है कि ये रहा डी, ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 6,2। एब्सिसा मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस को कहते हैं, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन सा मिल रहा है, 6, तो x बराबर 6 इसका क्या हुआ है, एब्सिसा हुआ। अच्छा आगे पूछता है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h पॉइंट का है -5 और -3 पे, ये रहा h पॉइंट, -5, -3। इसको क्या कहेंगे, -3 क्या है इसका, y एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक, अच्छा पूछता है कोऑर्डिनेट ऑफ L कहाँ दिया है उसने, L दिया है ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 5, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। अगला पूछता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, और m हमारा दे रखा है ये पॉइंट। बोलोगे सर ये क्या है, y हमारा 0 है, x हमारा -3 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ख़त्म हो गया चैप्टर। तो बेटा चैप्टर है बहुत छोटा सा, लेकिन चीज़ समझने की है, क्योंकि ये चीज़ आपकी यूज़ होती है जब आप 10th क्लास में, क्यों हम 9th की मैथ्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेसिक होती है। 10th क्लास में जब आप पढ़ोगे ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अब बोलोगे सर ये तो 9th में भी है, बेटा 9th में ना इसका यूज़ नहीं मिलेगा तुम्हें, इसका यूज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखने को नहीं मिलेगा। बट जो मैंने समझाया हुआ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें मैंने ये यूज़ करके भी दिखाया है तुम्हें, ठीक है, 9th क्लास में भी। वहाँ पे थोड़ा एडवांस जाओगे 10th में, बट इसका यूज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में होता है। अभी हमने किया था x + y = 5 और y - x = 3, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, 2, 3, यही तो 2 वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई और वैल्यू हो नहीं सकती। x की वैल्यू 2 पुट करो, 3 पुट करो, यही चीज़ आएगी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये है, सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे अपन चैप्टर एंड करते हैं। ये हमारा कहाँ यूज़ होता है, जीपीएस में पोजीशन निकालने के लिए किसी भी चीज़ की, और लेंथ एम्पलेट और एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम कार्टेशियन प्लेन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन
प्लेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों को भेज देना जिनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है या उनको समझ में नहीं आया हो, उनके संग शेयर कर देना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ये बेटा, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे ख़त्म किया। जिन जिनको तुम्हारे दोस्तों को नहीं समझ में आती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उनको ये वीडियो शेयर कर देना, उनका भी टॉपिक मजबूत हो जाएगा। ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।